चलिए लास्ट टर्न पे अपन ने विषाणु जनित जितने भी रोग थे उनको डिटेल में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं उन सभी रोगों के बारे में जो रोग किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ से। जब कोई प्रोटोजोआ तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और जब तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होकर के तुम्हारी बॉडी को खराब कर देता है और जब तुम्हारी बॉडी उससे क्या हो जाती है, अस्वस्थ होती है, तो उन सभी रोगों को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग। ये प्रोटोजोआ जनित जो रोग है अपन को टोटल कितने पढ़ने हैं, 3। पहला कौन सा पढ़ना है, अमीबा। दूसरा कौन सा पढ़ना है, निंदा रोग। और तीसरा कौन सा पढ़ना है, मलेरिया। और तीनों ही अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे समझना मेरी बात, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं और वापस आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सबसे पहले जितने भी रोग थे, ठीक है ना, उन सभी रोगों को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया था, 4 भागों में। पहला कौन सा था, जीवाणु जनित रोग। यानी जब जीवाणु या बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो वो कौन कौन से रोग तुम्हारी बॉडी में प्रकट कर सकता है, उन्हीं की बात की थी। सबसे पहला रोग कौन सा था, निमोनिया, ठीक है ना। दूसरा कौन सा था, टाइफाइड। तीसरा हेजा। चौथा प्लेग। पांचवा ट्यूबरकुलोसिस। और छठा टिटनेस। और सातवां डिप्थीरिया। कौन सा था, डिप्थीरिया। इसके बाद अपन ने बात की थी कि इसकी विषाणु जनित रोगों की। विषाणु जनित रोगों में टोटल रोग कितने थे, 5। 5 में पहला कौन सा था, एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा कौन सा है, पोलियो। तीसरा सामान्य जुकाम। चौथा रेबीज। और पांचवा मम्स, ठीक है ना। अभी बात करते हैं अपन किसकी, प्रोटोजोआ जनित रोगों की। प्रोटोजोआ जनित रोगों में सबसे पहला रोग कौन सा था अपने पास, अमीबा। अमीबा में क्या होता है, सुनना पहली बार। अमीबा में क्या होता है, जब तुम कोई संदूषित भोजन रखते हो, खराब भोजन रखते हो अपनी घर के अंदर, तो उस खाने के ऊपर कौन भिनभिनाती है, मक्खियां। देखी हुई है कि नहीं। तो वो मक्खियों के अंदर जो तुम्हारा खराब भोजन होता है, बासी भोजन होता है, उसके अंदर या जो बहुत दिनों का पड़ा हुआ भोजन होता है, उसी भोजन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एक प्रोटोजोआ अपनी संख्या बढ़ा देता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, अमीबा हिस्टोराइटिका। ये अमीबा हिस्टोराइटिका उस खराब भोजन के अंदर अपनी संख्या इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और इनकी संख्या को बढ़ाने के बाद जब मक्खी इसके ऊपर आके भिन भिनाती है तो ये अमीबा हिस्टोलाइटिका किसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, उस मक्खी की बॉडी के अंदर चली जाती है, जो तुम्हारे घरों के अंदर पाई जाती है, जिसे घरेलू मक्खी कहा जाता है, हाउस फ्लाई कहा जाता है। ये हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी यहां से उड़ते हुए कहां आ गई, तुम्हारी बॉडी पर आ गई। और बॉडी में आने के बाद उसने क्या किया, अपने जो आगे वाले परवर्ध होते हैं उन परवर्ध को कहां डाल दिया, तुम्हारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर डाल दिया। और ब्लड के अंदर डालने से क्या हुआ, जो ये अमीबा हिस्टोलाइटिका इसकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ था, किसकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ था, घरेलू मक्खी के अंदर इंटर हुआ था। यही अमीबा हिस्टोलाइटिका कहां डाल दिया जाएगा, तुम्हारे ब्लड के अंदर। ये ब्लड में आने के बाद ब्लड के साथ इधर से उधर से उधर 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 घूमता रहता है और लास्ट में अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है। और ये इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, तुम्हारी आंत्र होती है। इसका मकसद एक ही है, तुम्हारी बॉडी में किसी भी पार्ट को इफेक्टिव नहीं करना। तुम्हारी बॉडी में जाकर सबसे पहले किसको संक्रमित करेगी, ये तुम्हारी आंत्र को। और आंत्र में जाने के बाद ये क्या करेगी, तुम्हारी आंत्र में छोटे छोटे छिद्र कर देगी और वहां पे ऐसी उबार नुमा संरचना बना देगी। कैसे समझना, तुमने देखा होगा यहाँ पे ऐसे लेना, ठीक है ना, जैसे तुम्हारे पास पेन है, चाकू है, जो भी ऐसे ऐसे खोपते रहना, ठीक है। तुम्हारे खोपनी है, मेरे नहीं खोपनी, ठीक है ना, समझ गए। और तुम्हारी इच्छा होगी सर आप खोप के दो, तो तुम्हारा हाथ आगे करना, मैं ऐसे पेने मारता रहूंगा, समझ गए। ला, हाँ ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब ये तुम खोपते हो तो वहां से क्या आएगा, छिद्र होंगे कि नहीं होंगे, और छिद्र होने से ब्लड आएगा कि नहीं आएगा। और कुछ समय के बाद जैसे 1-2 दिन होंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ऐसे सूज जाएगा कि नहीं सूजेगा, समझोगे नहीं। यहां पर भी यही पार्ट होने वाला और कुछ ही नहीं होने वाला है।
और कभी कभी उसमें से पानी जैसी लिक्विड अवस्था भी निकलेगी। जब ये पूरा का पूरा खराब होगा तो वहां से पानी जैसी चीजें निकलेगी। यहां पर भी यही होने वाला है। तुम्हारा जो आंत्र है, जो तुम्हारे इंटेस्टाइन है, यहां पर जाकर के ये अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करेंगे, छोटे छोटे छिद्र कर देंगे, और छोटे छोटे छिद्र करने से वो भाग क्या हो जाएगा, उबान नुमा संरचना में, या फूल जाएगा कि नहीं फूल जाएगा रे, और फूलने से यहां से श्लेष्मा का सिक्रेशन होगा, पानी जैसा पदार्थ निकलेगा, और ब्लड में निकलेगा कि नहीं निकलेगा कभी, और वही ब्लड तुम्हारे मल के साथ आएगा। मल के साथ श्लेष्मा भी निकल रहा है, मल के साथ ब्लड भी निकल रहा है, और इसकी घातक अवस्था होती है, तुम्हारी आंत पूरी की पूरी खराब हो जाती है। तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी गंभीर अवस्था में, जब इसमें बहुत ज्यादा छिद्र हो जाते हैं तब व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसका मुख्य कैरेक्टर्स होता है। आई बात समझ में आई क्या बात रे? सबसे पहले खाना खराब होगा तो कौन पनपेगी वहां पर, मक्खियों की बॉडी के अंदर कौन जाएगा, अमीबा हिस्टोलाइटिका। तुम्हें रोग किसके कारण होगा, मक्खी के काटने से होगा कि अमीबा हिस्टोलाइटिका तुम्हारे ब्लड के अंदर प्रवेश करने से होगा? अगर घरेलू मक्खी की बॉडी के अंदर अमीबा हिस्टोलाइटिका नहीं होगा तो कभी भी तुम्हें ये रोग नहीं होगा, ठीक है ना। यानी इस रोग का जनक कौन है, जो ये रोग करवा रहा है, अमीबा हिस्टोलाइटिका। लेकिन इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक फैलाने, यानी वाहक का कार्य करने वाला, जो एक जगह से दूसरी जगह तक इस रोग को लेके जाता है, उसे क्या कह सकते हैं अपन, वाहक कह सकते हैं। तो इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने के लिए जो रोग वाहक की बाती कार्य करेगा वो कौन करेगा, कौन करेगा रे? तो तुम्हें रोग वाहक में और रोग जनक में डिफरेंस समझते हो क्या? अगर रोग जनक बोला तो क्या लिखोगे दोनों में से, अमीबा हिस्टोलाइटिका, और अगर रोग वाहक बोल दिया तो क्या लिखने वाले हो रे, घरेलू मक्खी। समझ में आ गई बात? अब ये घरेलू मक्खी कहां पहुंच गई, तुम्हारी स्किन के ऊपर, और स्किन में आने के बाद तुम्हारी जो अमीबा हिस्टोलाइटिका इसको कहां डाल देगी, तुम्हारे ब्लड के अंदर, और ब्लड से तुम्हारा ये अमीबा हिस्टोलाइटिका सीधा कौन से ऑर्गन के पास जाएगा, आंत्र के पास, और आंत्र में क्या कटेगा, छिद्र, और छिद्र करने से क्या आएगा, ब्लड और पानी, श्लेष्मा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, उबार समान संरचना। और यही जो श्लेष्मा और रक्त, ये कहाँ जाएगा, तुम्हारे मल के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा। समझ में आई बात? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? यही है तुम्हारा अमीबता या अमीबिएसिस। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? रोग जनक का नाम याद रखना है, क्या आता है इसका रोग जनक, अमीबा हिस्टोलाइटिका। है दिक्कत किसी को? अब चल, हाँ क्या कह रहे? हाँ, जितनी भी घरेलू मक्खी है उन सब के अंदर ये रोगजनक होना जरूरी नहीं है। समझ गए? ऐसे नहीं घरेलू मक्खी दिख रही है तुम कहोगे ये तो मेरे को अमीबता करवाएगी, दूर भागो, ठीक है ना। सारी की सारी घरेलू मक्खी तुम्हें अमीबता रोग नहीं करवाएगी। समझ में आई बात मेरी? उसमें से 1 या 2% होती है जिसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, कौन, अमीबा हिस्टोलाइटिका। जब वो संदूषित भोजन के अंदर तुम्हारा अमीबा हिस्टोलाइटिका होगा, और उस संदूषित भोजन को कौन खाएगी, घरेलू मक्खी खाएगी, तो उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा। समझ आई? क्योंकि इसका रोग वाक यही है, क्योंकि इसके अलावा किसी और की बॉडी के अंदर ये अपना गुणन नहीं कर सकता। जैसे कि तुम्हें गुणन करना है, ठीक है ना, एक मीडियम चाहिए होगा कि नहीं। जैसे पादप हैं, सभी पादप क्या बढ़ चढ़ करके एक बहुत बड़े पादप में, विशाल पादप में परिवर्तित हो सकते हैं क्या? हो सकता है, लेकिन कंडीशन है जब उनको क्या मिले, पोषण मिले। जो पोषण चाहिए वो मिलेगा तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। और इनको अपना गुणन करने के लिए क्या चाहिए, पोषण। और ये पोषण इनको कहाँ मिलता है, घरेलू मक्खी की बॉडी के अंदर। आसानी से ये गुणन कर सकते हैं वहां पर, इसीलिए कहाँ जाना पसंद करते हैं, घरेलू मक्खी की बॉडी के अंदर। आई बात समझ? अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अगले रोग का नाम क्या है, निंदा रोग। रोग जनक बहुत सिंपल सा है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके। क्या नाम है, टिप्नोसोमा ग्रोबियम। क्या नाम है, टिप्नोसोमा ग्रोबियम, ठीक है। टिप्नोसोमा नाम तुमने पहले सुना हुआ है 11th क्लास के अंदर। तो क्या नाम है इसका, टिप्नोसोमा ग्रोबियम। ये टिप्नोसोमा ग्रोबियम सीधा का सीधा तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी में जाकर के जो भी लसिका वाहिनियां होती हैं, लिम्फ नोड होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, गले में भी होती हैं, तुम्हारे जितने भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वहां पर ये पाई जा सकती हैं। और यहां से होते हुए ये सीधी की सीधी कहां जाती है, तुम्हारे ब्रेन के अंदर।
और ब्रेन में जाकर के जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और इस ब्रेन के अंदर भी जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, मेरुद्रव्य कहा जाता है, उसको संक्रमित कर देती है, उसको खराब कर देती है, जिससे व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में कैसे? नींद में ये सो रहा है, ठीक है ना, उठ के ऐसे चल रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, ऐसे चलने वाली क्रिया देखी हुई है कि नहीं देखी हुई है, जिसमें उसका ब्रेन एक्टिव ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सुबह उठ के उसको पूछना तुमने क्या किया था, रात को इधर से कहाँ जा रहे थे, क्योंकि इसका ब्रेन पूरी तरह ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है। और जब इसका ब्रेन पूरी तरह वर्क नहीं करेगा तो ये क्या कर रहा है, रात को या दिन को भी इतना ज्यादा एक्टिव ब्रेन होगा नहीं, उसका ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, यानी शार्प तो कह नहीं सकते अपन, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, यानी उसको पता ही नहीं चल रहा है दिन में क्या कर रहा है, रात को सोते सोते वो क्या कर रहा है, उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रेन की बहुत सारी सेल को ये क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए इसमें मानसिक विक्षिप्तता भी देखने को थोड़ी बहुत आराम से देखने को मिलती है। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? रोगजनक अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर टिप्नोसोमा ग्रोबियम, और यहाँ पे कौन है, अमीबा हिस्टोलाइटिका। आगे बात समझे? यहाँ तक किसी को दिक्कत है किसी भी टॉपिक में तो पूछ लेना। आगे बात समझे क्या? सभी जितने भी रोग हैं इनमें कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सब में लिखते चलना लास्ट में, ठीक है ना? इतना याद है तुम्हें तो बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है? तो अगले बार मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो अपन लास्ट टॉपिक करेंगे कौन सा है, हेलमिंथेस जनित रोग, ठीक है ना? तो इसके अंदर टोटल अपन को कितने रोगों की बात करनी है, 3 रोगों की बात करनी है। वो 3 रोग अपन नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे और उसको भी नेक्स्ट टर्न पे अपन क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे।